बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, और मिनिमम चार्ज इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसे हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। स्मॉल ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस दुनिया में जितने भी चार्जेस हैं या वो ई के बराबर हैं या इसके इंटीग्रल मल्टीपल हैं। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि बाकी जो चार्जेस हैं या वो इसके 2 गुना हैं या 3 गुना हैं या 4 गुना हैं, ठीक है, या 10 गुना है, 20 गुना है, 50 गुना है। इस तरह ये नहीं हो सकता कि चार्ज जो है वो ई के 2.5 टाइम्स हो या 3.2 टाइम्स हो। इशारिया में नहीं हो सकता, ठीक है, होल नंबर में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर, तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, दोनों का ई के बराबर है, ठीक है। दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये इक्वेशन आप लोग याद रखें, Q = NE। इसमें Q जो है ये चार्ज है, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और E हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज है, मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज, जिसका मैंने आप लोग को बताया कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को देख लें। The quantitative measurement of the force between two charges was first made by Coulomb. कूलम ने एक apparatus यूज़ किया जिसको हम टॉर्शन बैलेंस बोलते हैं, और ये वो apparatus है जिनकी मदद से उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उसको मालूम किया। कूलम्स ने एक लॉ पेश किया जिसको हम कूलम्स लॉ बोलते हैं। ये उस लॉ का स्टेटमेंट है, ये आप लोग रीड कर लें, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उस पे अब हम बात करते हैं। कूलम्स ने कहा कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उस वक्त ज़्यादा होगा जब इन Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। जब Q1 और Q2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर दें और इससे स्मॉलर वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो भी कम होगा। इस लॉ का जो दूसरा हिस्सा है वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है कि आप इन दो चार्जेस को जितना करीब लाओगे उतना इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स बढ़ेगा, और अगर आप इन दो चार्जेस को एक दूसरे से दूर ले जाओ तो इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कम होगा। तो स्क्वायर के हिसाब से ये फोर्स जो है ये अफेक्ट हो रहा है। अगर आप चार्जेस को 2 गुना करीब लाते हो तो 2² 4 टाइम्स फोर्स बढ़ेगा। इस तरह अगर आप चार्जेस को 3 गुना दूर ले जाते हो तो फोर्स 9 गुना कम होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपने मैथमेटिकली शो किया, इनको आपने कंबाइन किया और कांस्टेंट आपने के लगाया। के को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। याद रहे कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। के डिपेंड करता है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कि आप CGS, MKS, FPS कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, और दूसरा के डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे कि इन दो चार्जेस के दरमियान पानी है, इन दो चार्जेस के दरमियान आग है, दूध है, ठीक है, लकड़ी है, क्या चीज़ इन दो चार्जेस के दरमियान पड़ी हुई है। तो के की जो वैल्यू है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे।
मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस हैं, याद रहे न्यूटन थर्ड लॉ हमें कहता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे, तो जितना फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे उतना ही फोर्स Q2 लगाएगा Q1 पे। तो अगर Q1 Q2 पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। हर डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा, Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा और Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर लगाते हैं R12 और R21, इनका भी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आएगा। तो अगर आप F21 फोर्स को फाइंड करना चाहते हो तो आप यूनिट वेक्टर R12 लगाओगे, और अगर आप फोर्स F12 फाइंड करना चाहते हो तो आप यूनिट वेक्टर 21 लगाओगे। के को हम 1/4πε0 के बराबर लिखते हैं। ε0 की वैल्यू और इसका जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह जो के की वैल्यू है और इसका जो यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आप लोग अच्छी तरह नोट कर लें। के की जो यूनिट है वो ε0 के अपोजिट है। ε0 की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये डिवीज़न में है, और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर हैं जबकि कूलम स्क्वायर जो है वो डिवीज़न में है। ठीक है, के की वैल्यू आप लोग देख लें 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। याद रहे अगर इन दो चार्जेस के दरमियान आप कोई मीडियम रखते हो, ठीक है, तो फिर हम कूलम्स लॉ को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये के की वैल्यू है, ε0 की जगह हमने एप्सिलॉन लिखा है। एप्सिलॉन क्यों लिखा है कि यहाँ पे मीडियम है, और जब मीडियम ना हो, स्पेस हो, ठीक है, तो फिर हम ε0 लिखते हैं। तो ये द क्वांटिटी एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो एप्सिलॉन को हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं, और जब आप परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पे डिवाइड करते हो तो इससे आपके पास एप्सिलॉन आर आता है, और एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और हर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हर सब्सटेंस का अलग होता है, हर इंसुलेटर का अलग होता है। ठीक है, तो वैक्यूम के केस में जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है वो 1 है। ईयर का भी तकरीबन वैक्यूम के बराबर है 1.0006, बेंजीन का तकरीबन 2 है, जर्मीनियम का 16 है, वाटर का एप्सिलॉन आर सबसे ज़्यादा है 78.5। इस तरह जो ग्लास है उसका 4.8 से 10 के दरमियान है, माइका 3 से लेकर 7.5, पैराफाइन पेपर 2, रबर 2.943 सपोज कर लें, अमोनिया अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो 22 से 25 तक। याद रहे एप्सिलॉन आर जो है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये आप लोगों ने देखा कांस्टेंट है, इसके साथ किसी किस्म का यूनिट नहीं होगा, इसका डायमेंशन नहीं है। और याद रहे अगर आप इंसुलेटर की बात करते हो, डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हो, इंसुलेटर का मतलब डाइलेक्ट्रिक्स, तो फिर एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। 1 सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के केस में होगी, और बाकी जितने भी इंसुलेटर हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो इसके लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये इक्वेशन आप लोग नोट कर लें, इस पे वो आपको ज़रूर MCQs देंगे। एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। अगर आपको एफ वैक्यूम गिवन हो और एप्सिलॉन आर गिवन हो तो आप एफ मीडियम मालूम कर सकते हो। इस तरह अगर आपको एफ मीडियम गिवन हो, एप्सिलॉन आर गिवन हो, तो आप एफ वैक्यूम फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको एप्सिलॉन आर गिवन हो, एफ मीडियम गिवन हो, तो आप एफ वैक्यूम फाइंड कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसमें अगर 2 आपको गिवन है तो तीसरा आप खुद ब खुद फाइंड कर सकते हो। और इससे ये पता चलता है कि चार्जेस के दरमियान जब स्पेस होगा तो उस वक्त 2 चार्जेस एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और जब आप इंसुलेटर लाओगे इनके दरमियान